सुप्रभात बच्चों। मैं सतीश कुमार राय, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, श्री शिव पूजन इंटर कॉलेज मलसा गाजीपुर, आप सभी का कक्षा 11 की इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं इंटरमीडिएट कक्षा 11 में रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा। रसायन विज्ञान भाग 1 का पहला अध्याय है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान का परिचय, महत्व और विस्तार, द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा वर्गीकरण, पदार्थ के गुणों का परिमापन, रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु एवं अणु की अवधारणा, परमाणु भार तथा अणुभार, रासायनिक तुल्यांक, मोल संकल्पना, प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टॉकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। परिचय। वह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, गुणधर्म, अति सूक्ष्म संरचना, पारस्परिक क्रियाओं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रव्य के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके महत्व और विस्तार की बात करते हैं। इसका एक संक्षिप्त सा इतिहास। यह एक प्राचीनतम शाखा है। हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा प्राचीन वैदिक साहित्य में रसतंत्र, धातु एवं धातुकर्म, पदार्थों का दहन इत्यादि महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से निर्मित है। यजुर्वेद में लोहा, सोना, तांबा, सीसा इत्यादि तत्वों का ज्ञान दिया गया है। अथर्ववेद में भी लोहा, सोना, तांबा और टिन का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों जैसे खलवा, अधिवासन, पौटव्रत इत्यादि रासायनिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। वर्तमान रसायन का अभ्युदय पाश्चात्य रसायनज्ञों के कार्य से हुआ है। इस क्षेत्र में प्रथम कदम 350 से 1500 ईस्वी में अल्केमिस्ट के द्वारा उठाया गया। ये दो वस्तुओं की खोज अमृत एवं पारस पत्थर के बारे में कर रहे थे। 1500 से 1600 ईस्वी में लेटरो रसायन काल जो अवधि कहलाती है, रॉबर्ट बायल एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने गैसों के व्यवहारों के बारे में अध्ययन किया। 18वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ होने वाला आधुनिक काल जोसेफ प्रिस्टले, लेवोसियर, मेंडलीव, फैराडे, आर्हेनियस इत्यादि वैज्ञानिकों का था। इनके साथ ही
जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, सर जेम्स चैडविक, हेनरी मोजले, रदरफोर्ड एवं क्यूरी ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं शताब्दी रसायन विज्ञान का स्वर्णिम काल कही जाती है, क्योंकि इस काल में लगभग विश्व के सभी भाग में रसायन विज्ञान के शोध एवं खोजें हो रही हैं। परम शुद्ध परिणाम देने वाले हस्त तथा स्वचालित आधुनिक यंत्रों का निर्माण हो चुका है, जिनके उपयोग से प्रकृति से अधिक रसायन विज्ञान के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब हम इसकी शाखाओं के बारे में बात करते हैं। रसायन विज्ञान की कुल 9 शाखाएं हैं। अकार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बन के यौगिकों की अधिक संख्या होने के कारण एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन, उनके व्युत्पन्न, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उनके व्युत्पन्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुलक और विटामिन्स का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। नाभिकीय प्रक्रियाओं तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन भी भौतिक रसायन के अंतर्गत ही होता है। अगला है विश्लेषिक रसायन। ठोस, द्रव तथा गैसीय मिश्रणों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण विश्लेषिक रसायन कहलाता है। अगला है जीव रसायन। जीवित पदार्थों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन जैव रसायन या जीव रसायन कहलाता है। रासायनिक भौतिकी अनेक प्रकार के भौतिक तंत्रों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन रासायनिक भौतिकी कहलाता है। औद्योगिक रसायन, इसके अंतर्गत कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। 8वां है कृषि रसायन। कृषि क्षेत्र में संबंधित जितने भी रसायन हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, सभी का अध्ययन कृषि रसायन के अंतर्गत करते हैं। और अंतिम है औषधीय रसायन। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम तथा उनके इलाज से संबंधित औषधियों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की इन कुल 9 शाखाओं के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब इसका महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान मानव सेवा कर रहा है तथा मानव को उत्कृष्ट जीवन देने के लिए या उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए किसी न किसी रूप में रसायन विज्ञान संबंधित है। यह हमारे जीवन में इतना अधिक प्रवेश कर चुका है जिससे इसके बिना जीवन
सुखद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे भोज्य पदार्थ, दवाएं, रंजक, धातुएं, ईंधन, कांच इत्यादि बहुत सारी ऐसे पदार्थ हैं जो मानव जीवन जिनके ऊपर मानव जीवन पूरा का पूरा निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में या भोज्य पदार्थों के क्षेत्र में भोजन को स्वादिष्ट बनाने कीटनाशकों का निर्माण, रासायनिक उर्वरक, उन बीजों की उन्नत किस्म इत्यादि सभी रसायन विज्ञान की ही देन है। बहुत सी जीवन रक्षक दवाएं जैसे टैक्सोल, एज़ोडोथायमीन, सिस्प्लेटिन ये अनेक जानलेवा बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर इत्यादि में सहायक हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि रसायन के लिए योगदान मानव जाति के विकास में सर्वथा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा वर्गीकरण। हम जहाँ निवास करते हैं यह हमारा सौरमंडल कुल 9 ग्रहों से मिलकर बनता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल तथा आकाशगंगा को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड मूल रूप से द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बना है। द्रव्य वह द्रव्यमान युक्त पदार्थ है जो स्थान घेरता है। ऐसी वस्तुएं जिनको हम चारों ओर देखते हैं जैसे पेंसिल, मेज, पुस्तक, वृक्ष, भोज्य पदार्थ इत्यादि मूल रूप से अणुओं से मिलकर बनती हैं। ऊर्जा अदृश्य या अमूर्त है। इसे हम अनुभव करते हैं जैसे प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत धारा ऊर्जा के ही रूप है। कार्य भी ऊर्जा का एक विशेष रूप है। अभी हम द्रव्य की कणिक प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इसका वर्णन बुद्ध से पूर्व 800 ईस्वी जब कणाद ऋषि ने बताया कि द्रव्य साधारण अपरिवर्तनीय कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मांड पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु से मिलकर बना है। ये 4 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। कणाद का यह परमाणु सिद्धांत बौद्ध तथा जैन धार्मिकों द्वारा संस्तुत था। आधुनिक युग में डाल्टन 1808 ने द्रव्य की प्रकृति के बारे में बताया कि द्रव्य अविभाज्य सूक्ष्म कणों जिन्हें परमाणु कहते हैं उनसे मिलकर बना है। परमाणु स्वतंत्र, अविनाशी एवं रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में प्रयोग कर सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य है। उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। बाद में चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। नील बोर ने 1913 में परमाणु का मॉडल और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया।
रॉबर्ट मिल्टन ने 1909 में इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का निर्धारण किया। अब आते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। मूलतः द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को तीन भागों ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में बांटते हैं। ठोस वह पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। परमाणु एक दूसरे से सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, जैसे नमक, बर्फ इत्यादि। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव के कण आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त रूप से गति करते हैं, जिससे द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। गैसीय अवस्था में न तो आयतन निश्चित है और न ही उसका आकार निश्चित है। यहाँ पर अणु पूर्ण रूप से कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। चित्र के माध्यम से ठोस, द्रव एवं गैस को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ठोस अवस्था में अणु पास पास हैं, गैस अवस्था में थोड़ा दूर हैं, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में सबसे अधिक दूर हैं। अब इनके रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं। रासायनिक रूप से भी द्रव्य को तत्व और यौगिक में विभक्त करते हैं। मूलतः द्रव्य शुद्ध और मिश्रण के उपवर्गों में विभाजित होता है तथा शुद्ध वर्ग को तत्व एवं यौगिक में विभक्त करते हैं। अब देखते हैं तत्व। सभी शुद्ध पदार्थों के अवयव तत्व कहलाते हैं। अर्थात तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता है तथा जिसका निर्माण सामान्य भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा साधारण पदार्थ से नहीं किया जा सकता है। तत्वों को पुनः तीन उपवर्गों में या तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु वे ठोस तत्व हैं जिनमें स्वाभाविक चमक है, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता एवं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होने का गुण है, जैसे लोहा, सोना, जिंक, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। अधातु वे चमक रहित तत्व हैं जिनमें भंगुरता पाई जाती है एवं ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि। तथा उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम इत्यादि। अब आते हैं यौगिक पर। ये भी शुद्ध पदार्थ हैं लेकिन निश्चित अनुपात में दो या अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है तथा रासायनिक रूप से अपने अवयवी तत्वों में पुनः अपघटित हो जाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे जल एक यौगिक है
जो अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। इनके जो अवयव हैं वो एक संबंधी 8 के रासायनिक संगठन में होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। इसी तरह से सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया, नमक इत्यादि यौगिक हैं। यौगिकों के जो गुण हैं वो अपने तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। जैसे सोडियम धातु जल के संपर्क में आने पर जलने लगता है तथा क्लोरीन एक विषैली गैस है, लेकिन इनके संयोग से प्राप्त सोडियम क्लोराइड न तो जलता है और न ही विषैला है। इनको दो उप श्रेणियों में बांटते हैं। अकार्बनिक यौगिक अर्थात वे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक कहलाते हैं, जैसे जल, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि। तथा वे कार्बनिक यौगिक जो जीवोत्पत्तित प्रकृति के होते हैं अर्थात जिन्हें हम जीवित स्रोतों से प्राप्त करते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मोम, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, बेंजीन इत्यादि। तीसरा वर्गीकरण है मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों के स्वच्छंद अनुपात में योग से प्राप्त पदार्थ जिसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं मिश्रण कहलाते हैं। जैसे वायु, मिश्र धातुएं, नदी का जल इत्यादि। इन्हें पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक समांग मिश्रण और दूसरा विसमांग मिश्रण। जब किसी मिश्रण में घटक समान रूप से वितरित होते हैं तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रांज, कांच, रत्न इत्यादि समांग मिश्रण है, जबकि वह मिश्रण जिसके घटक समान रूप से वितरित नहीं होते तथा इनके घटकों को नग्न आँखों या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अलग अलग देखा जा सकता है, विसमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे बालू तथा लोहे के छीलन का मिश्रण, कंक्रीट, दूध इत्यादि। इनका वर्गीकरण हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप देखिए, ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, भौतिक और रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व तीन भागों में बटे, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को भी दो भागों में बांट दिया गया, अकार्बनिक और कार्बनिक। तथा मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया, समांग और विसमांग। समांगी एवं विसमांगी अवस्थाओं का निर्धारण निम्नलिखित प्रयोगों से अलग अलग या निम्नलिखित वर्गीकरण से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे ठोस और ठोस का मिश्रण अगर समांगी होगा पीतल और कांसा, अगर विसमांगी होगा नमक चीनी का मिश्रण नगीना। ठोस और द्रव में अगर विलेय ठोस है समांगी है चीनी तथा जल, अविलेय ठोस है विसमांगी है लोहे का बुरादा और जल। द्रव और द्रव का मिश्रण अगर देखें तो अगर समांगी है जल और अल्कोहल, विसमांगी है जल और प्रोटीन।
गैस और गैस में देखते हैं केवल समांगी मिश्रण बनता है, वायु इसका उदाहरण है। ठोस और गैस का विसमांगी मिश्रण बनता है, धुआं, झावां, पत्थर इत्यादि। द्रव और गैस का विसमांगी मिश्रण बनता है, ओस तथा झाग। अब आते हैं पदार्थ के गुणों का परिमापन। अनिरंतर तथा निरंतर परिवर्ती। भौतिक राशियां जिनका दैनिक जीवन या वैज्ञानिक मापन में प्रयोग किया जाता है वो मूलतः दो प्रकार की होती हैं, अनिरंतर परिवर्ती और निरंतर परिवर्ती। ऐसे परिवर्ती जिनकी निश्चितता मापा जाता है अनिरंतर परिवर्ती कहलाते हैं। जैसे यदि हम किसी बैग में रखे सिक्कों को गिने तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम 5 कॉपी खरीदना चाहते हैं तो दुकानदार हमें ठीक ठीक 5 कॉपी देगा, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। अर्थात धन संबंधी कार्य, कक्ष में रखी गई कुर्सियों का गिनना इत्यादि, इनमें कोई अनिरंतरता या अनिश्चितता नहीं है, इसलिए इसे अनिरंतर परिवर्ती कहेंगे। लेकिन जिनके मापन में अनिश्चितता होती है, जैसे मान लीजिए हमें किसी आम का वजन ज्ञात करना है तो इसे तोलने पर 200 ग्राम आएगा, उसके पास 50 ग्राम से छोटे बाट अगर नहीं है तो इसी दशा में यदि किसी पंसारी की तुला से तोलें तो इसका वजन 230 से 240 के बीच में आ सकता है। सुनार की तुला में अगर तोलें तो ये 236.4, 238.3 आ सकता है। तो मूलतः अगर किसी भी पदार्थ की मापन में अलग अलग जगहों पर अगर अनिश्चितता आती है तो उसे हम निरंतर परिवर्तित कहते हैं। अब आते हैं हम यथार्थता तथा परिशुद्धता। किसी भी प्रयोग से प्राप्त मान वास्तविक मान के कितना समीप है, इसको हम कहते हैं यथार्थता। अर्थात यथार्थता बराबर औसत प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। इन दोनों में जितना कम अंतर होगा यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी पदार्थ के मापन में, जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, इसमें 25.50% क्लोरीन है। इसका अगर दो विधियों द्वारा मापन करें, एक में 25.5, दूसरे में 25.6 आवे, तो इस स्थिति में इनका जो मापन है वह जिस विधि के द्वारा शुद्ध होगा वही यथार्थता या परिशुद्धता के करीब होगी। अब आते हैं परिशुद्धता पर। जब किसी परिवर्ती को कई बार मापा जाता है और प्रत्येक बार एक जैसे परिणाम नहीं आते तो निश्चित रूप से प्रत्येक मापन में प्रायोगिक त्रुटि पाई जाती है। किसी राशि के कई बार एक समान मापन करने पर प्राप्त मानों की समीपता के संबंध में ज्ञात करने के लिए
परिशुद्धता का प्रयोग करते हैं, अर्थात परिशुद्धता किसी राशि के विभिन्न मापन के मानों की समीपता को प्रदर्शित करती है। जब विभिन्न प्रकार के मापनों में मान एक दूसरे के समीप होते हैं तथा औसत मान के भी समीप होते हैं तो मापन परिशुद्ध कहलाता है। अब आते हैं सार्थक अंक पर। मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। इस सार्थक अंक के मापने के कुछ नियम हैं, जैसे सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे 146 सेंटीमीटर में 3, 15.61 में 4, 216.336 में 6 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंकों की गिनती करते समय दशमलव को नहीं गिना जाता है। नंबर 2, दी गई भौतिक राशि में प्रथम गैर शून्य अंक के बाएं उपस्थित शून्य अंक सार्थक नहीं होते। जैसे 0.56 में 2, 0.056 में भी 2, 0.00312 में 3 तथा 0.00004 में एक सार्थक अंक। तीसरा नियम है दशमलव के दाईं ओर उपस्थित शून्य सार्थक होते हैं। जैसे 15.0 में 3, 15.350 में 5 सार्थक अंक हैं। अगला है दो गैर शून्य अंकों के बीच उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए 5.003 में 3, 2.004 में 4, 13.037 में 5 सार्थक अंक हैं। तो ये सार्थक अंकों के मापने के नियम हैं। अब आते हैं चरघातांकी संकेतक या वैज्ञानिक संकेतन। जब किसी पूर्णांक भौतिक राशि में गैर शून्य अंकों के बाद एक या अधिक शून्य होते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण करने में अनिश्चितता होती है। जैसे 1100 सेंटीमीटर में मापन की परिशुद्धता के आधार पर 2, 3 या 4 सार्थक अंक हो सकते हैं। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए बहुत बड़ी तथा बहुत छोटी राशियों को चरघातांक या वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे इसे n × 10⁻n, जैसे यहाँ पे n वह संख्या है जिसमें दशमलव के बाईं ओर केवल एक गैर शून्य अंक होता है तथा स्मॉल n एक पूर्णांक है। कैपिटल N में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या दी गई राशि के सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे 1200 सेंटीमीटर को 1.2 × 10⁻³ सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें केवल 2 सार्थक अंक हैं, 1 तथा 2। इसमें यह भी इंगित होता है कि मापन केवल 2 सार्थक अंकों के लिए ही परिशुद्ध है। अब आते हैं संख्याओं का निकटतम परिसीमन। मापी गई राशियों की गणना करते समय परिणाम में अतिरिक्त अंक हो सकते हैं जो सार्थक नहीं होते हैं। निम्न नियमों की सहायता से किसी संख्या को सार्थक अंकों की आवश्यक संख्या तक निकटित किया जा सकता है। नंबर 1, यदि धारित अंतिम अंक के बाद आने वाला अंक 5 से कम या 5 के बराबर हो तो अंतिम धारित अंक में से परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे
यदि कोई परिणाम आता है 24.36 तथा इसमें केवल 3 सार्थक अंक धारण करते हैं, इसमें तीसरा सार्थक अंक 3 है जिसे धारण करना है, इसके पश्चात 6 आता है जो 5 से अधिक है, इसलिए दिए गए परिणाम को 23.3 की जगह 4 से निकटित कर सकते हैं। अगला है, यदि अंतिम धारित अंक के बाद आने वाला अंक 5 से अधिक हो तो धारित अंक अंतिम अंक में से 1 अंक वृद्धि कर जाता है, जैसे हमने अभी उदाहरण में बताया। अब इनके अंकों की गणना, तो गणना में नंबर 1 है जोड़ना तथा घटाना। जोड़ने तथा घटाने में अंतिम परिमाण को दशमलव के उस स्थान तक ही लिखना चाहिए जहां तक किसी राशि में दशमलव की न्यूनतम स्थिति है। जैसे आप देखो 35.648 में 22.12 घटाने पर 13.528 आ रहा है, लेकिन 22.12 में केवल दशमलव के 2 स्थान तक ही ये संख्या है, इसलिए अंतिम परिणाम 13.53 होगा जिसमें केवल 4 सार्थक अंक होंगे। दूसरा है गुणा तथा भाग। गुणा तथा भाग में अंतिम परिणाम का मान सार्थक अंकों की उस संख्या तक लिखनी चाहिए जितनी की गणना में प्रयुक्त कम परिशुद्ध राशि में सार्थक अंकों की संख्या है। जैसे 46.512 में 1.67 का गुणा करने पर आता है 77.67504, अर्थात जो प्राप्त परिणाम है उसमें 7 सार्थक अंक हैं, लेकिन हमें केवल 3 अंकों तक ही परिणाम लेना है, इसलिए यह परिणाम परिसीमन के पश्चात 77.7 ही होगा। भाग करके देखते हैं। 16.4336 में 2.75 का भाग देने पर 5.9758545 आता है, जिसमें 8 सार्थक अंक हैं। यह अधिक परिशुद्ध है, लेकिन इसकी परिशुद्धता केवल 3 सार्थक अंकों तक होनी चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर 5.97 है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल धन्यवाद।